कॉपी और पेन साथ में लेके चले, ठीक है। आज खसों से संबंधित जो मैं आपको फैक्ट पढ़ाऊंगा 110% इन फ्यूचर में आयोग वो आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो हम लोग खसों के बारे में जानेंगे। एक सीरीज मैंने आपको बताई थी उत्तराखंड में आदिम जनजातियों का इतिहास। उस इतिहास को लेके हमने देखा था कि सबसे पहले कोल आए, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे पूरा या आदिम जनजाति कोल को बोला जाता है। उसके बाद किरात आए, ठीक है। किरातों को जब आए थे और बताया जाता है कि कोल, किरात और खस में जो सबसे कम समय पे उत्तराखंड पे शासन किया वो किरातों ने किया था। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता आपसे, ठीक है। किरात जब थे तो किरातों को भगाने में सबसे अहम भूमिका थी खसों की। जैसे ही खसों ने किरातों को भगाया, ठीक है, मतलब उत्तराखंड से इनका मूवमेंट करवा दिया। ये उत्तराखंड से तो नहीं भागे किरात, लेकिन ये लोग वृद्ध हिमालय की ओर चले गए, ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं खस। देखिए, खस उत्तराखंड की आदिम जनजातियों में सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है, ठीक है। इसके बारे में भी आयोग आपसे क्वेश्चन करेगा ही करेगा इन फ्यूचर में, ठीक है। तो हमें जानना है कि खसों के बारे में आयोग क्या क्वेश्चन पूछेगा और हम कैसे इसको मैनेज करें, ठीक है, वही हमें सीखना है। तो ठीक है, खसों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला मुद्दा रहता है, वो मुद्दा हमारा सबसे पहला यही रहता है कि इनके बारे में जानकारी हमें कहां-कहां मिलेगी, कौन-कौन से साहित्य ऐसे हैं जो इनके बारे में जानकारी देते हैं, क्या इनसे संबंधित कोई अभिलेख है उत्तराखंड में जो जानकारी देता है, और अन्य साहित्यिक स्रोत, क्या विदेशी स्रोत भी इनके बारे में जानकारी देते हैं। ये चीजें ही हमें आज सीखनी है कि खसों के बारे में कहां-कहां पे हमें जानकारी दी है, कहां-कहां पे इनको किन नाम से संबोधित करा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो मे बी आई होप आप लोग एंजॉय करें और साथ ही कोशिश करें कि जितने भी मैं फैक्ट बताऊं आपको उसी तरीके से उसको मैनेज करें, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं खसों के बारे में। देखिए, खसों के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। भारतीय जो साहित्यकार है, भारतीय जो साहित्य है, भारतीय साहित्य के अलावा विदेशी स्रोतों ने भी इसके बारे में जानकारी दे रखी है। देखिए, विदेशी स्रोतों में जो मेन जानकारी दे रखी है इनके बारे में, अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी जो थे उनने इनके बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है। और प्लिनी जो भूगोल से जुड़े थे, इनने इनके बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है। इसके बाद भारतीय साहित्य ने इनके बारे में जानकारी दे रखी है। थोड़ा मैं आपको स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले कोल आए, कोल को भगाया किरात ने, फिर किरात आए, किरातों को भगाया खस ने, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया रही। जब किरातों ने कोलों को भगाया था, तो कोल वृद्ध हिमालय वाले क्षेत्रों में चले गए। फिर खस आए, खसों ने किरातों को भगाया, फिर से खस जो थे वो भी वृद्ध हिमालय वाले क्षेत्रों में चले गए। अब जो हमारे राहुल सांस्कृत्यायन है, उनका कहना है कि वृद्ध हिमालय में किरात और जो हमारे कोल है उनके जाने से एक संयुक्त जो संस्कृति है उसका पोषण हुआ, यानी कि एक संयुक्त जो संस्कृति है वो पनपने लगी वृद्ध हिमालय वाले क्षेत्रों में। वृद्ध हिमालय के अतिरिक्त जो उत्तराखंड के अन्य क्षेत्र थे, मध्य हिमालय और शिवालिक, उन पे इस टाइम पे खस जो थे वो शासन कर रहे थे, लेकिन वृद्ध हिमालय में एक अलग टाइप की संस्कृति पनप रही थी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे राहुल सांस्कृत्यायन है वो कहते हैं कि उत्तराखंड जो था वो किरात, देखिए, खस मंडल बनने से पहले किरात मंडल हुआ करता था। ये क्या लॉजिक है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब देखिए किरातों ने उत्तराखंड में शासन किया तो उन्होंने उत्तराखंड को किरात मंडल कहा। उसके बाद खस आए, खसों ने शासन किया तो उन्होंने उत्तराखंड को खस मंडल कहा। पूरे उत्तराखंड को नहीं कहा, खासकर इन्होंने गढ़वाल वाले क्षेत्र को कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गढ़वाल के प्राचीन नाम भी आपको बता रखे थे। मैंने गढ़वाल का प्राचीन नाम खस मंडल भी बताया था और किरात मंडल भी बताया था। उसका रीजन क्या है, अब समझ में आ रहा है आपको? वो कनेक्शन अब जुड़ रहा है। क्या कनेक्शन जुड़ रहा है? गढ़वाल को प्राचीन काल में खस मंडल कहने का रीजन क्या था? क्योंकि इस क्षेत्र में, उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र में खसों ने अपना अधिकार किया था और अधिकार करने के उपलक्ष्य में इसको खस मंडल कहा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चल के इसके अलावा जो खसों के बारे में जानकारी देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य या बुकें, या कह सकते हो आप हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री में भी पूछी जाती है इंडियन में, वो बुकें हैं। सबसे पहले मनुस्मृति,
इसके बारे में जानकारी देती है वृत्त संहिता, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ठीक है। इसके अलावा महाभारत में भी खसों का वर्णन हो रखा है। ये तो आप नोट डाउन कर लो कि मनुस्मृति, वृत्त संहिता, काव्य मीमांसा और महाभारत, जहां पे हमें भारतीय जो साहित्य है जिनमें हमें खसों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो 4 है, ठीक है। कौन कौन से हैं? मनुस्मृति, वृत्त संहिता, काव्य मीमांसा, देन महाभारत। देखिए महाभारत में इस बार में महाभारत में बहुत से पर्व है जिनमें मैंने आपको वन पर्व बताया था, लेकिन इस बार महाभारत के वन पर्व को छोड़ के वन पर्व ने खसों के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है। देखिए महाभारत में पर्व बहुत ज्यादा थे, जैसे वन पर्व हो गए, सभा पर्व हो गए, ठीक है। तो इस बार खसों के बारे में महाभारत में जानकारी जरूर दे रखी है, लेकिन महाभारत के किस पर्व में? याद रखिएगा, सभा पर्व में। ये क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से खसों के बारे में महाभारत के किस पर्व में जानकारी दे रखी है। ऑप्शन ए आपके सामने वन पर्व, ऑप्शन बी आपके सामने सभा पर्व। ऐसे क्वेश्चन अगर बन जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री से तो आप ये मान के चले कि हम लोग कहीं ना कहीं, अगर हमारी कमान अच्छी नहीं है तो यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। तो सभा पर्व में इनकी जानकारी दे रखी है, नॉट वन पर्व में। अब सभा पर्व क्या कहता है? सभा पर्व कहता है कि जब अर्जुन उत्तर विजय की ओर गए थे, लगभग उत्तर विजय की ओर गए थे, तो वहां पे जो पौरव थे, है ना, पौरव थे, उनकी सेना के साथ खस आए, उनकी सेना के साथ खस आए। महाभारत में आपने देखा होगा, इनने पौरव को मतलब हराने के साथ साथ खसों को भी पराजित किया। तो महाभारत ने सभा पर्व में यही जो अर्जुन उत्तर की ओर गए थे, इसी विजय का वर्णन किया है, और वहां पे लिख रखा है कि पौरवों के साथ एक खस जनजाति के लोग भी थे जो उनके दल में शामिल थे, ठीक है। ये फिर हार गए थे। इसके अलावा देखिए, ठीक है, मैंने आपको कह रखा है कि वृत्त संहिता, ठीक है, वृत्त संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर ले, ठीक है। वृत्त संहिता में फिर से खसों के बारे में जानकारी मिली है। इसमें इनको तंगा, ठीक है, वनपुरुष, कोड़िंद, तंगा, वनपुरुष, कोड़िंद, ठीक है, और कुरुत कह के इन्हें संबोधित कर रखा है। तो क्वेश्चन यही बनेगा, आयोग ये क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ में खसों के लिए तंगा शब्द का यूज कर रखा है। आपके सामने ऑप्शन 4 होंगे, मनुस्मृति, वृत्त संहिता, काव्य मीमांसा, देन महाभारत। ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। निम्नलिखित में से खसों को किस ग्रंथ में तंगा कह के संबोधित कर रखा है। दूसरा आ सकता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में खसों को वनपुरुष कह के संबोधित कर रखा है। चौथा आ सकता है, किस ग्रंथ में खसों को कोड़िंद कह के संबोधित कर रखा है। तो वृत्त संहिता की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। वृत्त संहिता में तंगा, वनपुरुष, कोड़िंद, इन नामों से, ठीक है, वृत्त संहिता में जो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट 5 मिनट पहले, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारतीय साहित्य है जो खसों के बारे में जानकारी देता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि वृत्त संहिता भी ऐसा भारतीय साहित्य है जो खसों के बारे में जानकारी देता है। सिंपल सी बात है ना, यही चीज मैंने आपको बताया है। अब ये जानकारी क्या देता है? वृत्त संहिता कहता है कि मध्य हिमालय में कुछ लोग रहते थे जो खस से संबंधित माने गए हैं, जिन्हें तंगा, वनपुरुष और कोड़िंद कहा गया है, ठीक है, जिन्हें तंगा, वनपुरुष और कोड़िंद कहा गया है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में इसके बाद नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा वो कुड़िंद राजवंश पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा वो कुड़िंद राजवंश पढ़ाऊंगा, और वृत्त संहिता खसों को कोड़िंद कह रही है। तो यहां पे आयोग के लिए क्वेश्चन बन गया है आपको फंसाने के लिए, समझ रहे हो? आयोग के लिए क्वेश्चन बनता है यहां से आपको फंसाने के लिए। क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताता हूं। निम्नलिखित में से किन को कोड़िंद कहा गया है? एक मिनट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसको कोड़िंद कहा गया है वृत्त संहिता द्वारा? ऑप्शन ए कुड़िंद, ऑप्शन बी खस,
ऑप्शन सी कत्यूरी, ऑप्शन डी आपके पास कोल आएगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटोगे क्वेश्चन से? 110% है कि आप मार के आओगे कुलिंद। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि वृत्त संहिता ने खसों को कौड़िंद कह के संबोधित कर रखा है। ठीक है, अगला हम चलते हैं। ठीक है, काव्य मीमांसा की ओर चलते हैं। काव्य मीमांसा जो राजशेखर ने लिखी थी। ठीक है, बहुत फेमस बुक है, कई बार एग्जाम में ये बुक पूछी भी जाती है, काव्य मीमांसा। देखिए काव्य मीमांसा में राजशेखर जो थे वो खसों से संबंधित इनने जानकारी दे रखी है। ये कहते हैं कि बहुत वर्ष पूर्व मध्य हिमालय में कार्तिकेय नगर था। बहुत वर्ष पूर्व मध्य हिमालय में कार्तिकेय नगर था। इसका राजा खसाधिराज हुआ करता था। इसका राजा जो था वो खसाधिराज हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। काव्य मीमांसा में खसों के बारे में जानकारी दे रखी है। काव्य मीमांसा कहती है कि मध्य हिमालय में बहुत समय पहले कार्तिकेय नगर में खसाधिराजों का राज हुआ करता था। अब वो इंडिकेट करते हैं कि ये कार्तिकेय नगर कहां की ओर था? मध्य हिमालय उत्तराखंड की ओर था। ठीक है, वहां पे इंडिकेट करते हैं। तो खसों के लिए यहां पे ठीक है काव्य मीमांसा ने भी उल्लेख कर रखा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, शहरपाल का बोध गया अभिलेख। ठीक है, देखिए शहरपाल का बोध गया अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शहरपाल ने बोध गया अभिलेख में, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 1191 में उत्तराखंड में एक अटैक हुआ था जो नेपाल की ओर से हुआ था, जो बौद्ध धर्म का था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था जो अशोक चंद्र जिसका नाम था। ठीक है, वो अटैक करता है 1191 में आधिपत्य करता है। इसी उपलक्ष्य में मैंने आपको इसकी एक उपाधि भी बता रखी थी। ठीक है, तो शहरपाल अपने बोध गया अभिलेख में ठीक है खसों का उल्लेख करते हुए क्या कहता है कि जो अशोक चंद्र था उसने एक उपाधि धारण की थी, खसों का राज। तो यहां से हमें खस शब्द मिल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, पर यहां से हमें खस शब्द मिल रहा है। तो खसों का राजाधिराज, इसका मतलब क्या इंडिकेटर लगाते हैं ये लोग कहते हैं कि अशोक चंद्र के पूरे उत्तराखंड में आधिपत्य करने से पहले उस पूरे ही एरिया में खसों का राज रहा होगा। तभी अशोक चंद्र ने इस विजय के उपलक्ष्य में अपने को खसों का राजाधिराज घोषित किया होगा। ये कौन कह रहा है? ये शहरपाल का बोध गया अभिलेख ऐसी हमें जानकारी दे रहा है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना? ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा समझने वाला है। अशोक चंद्र ने अपने आप को खसों का राजाधिराज क्यों घोषित किया होगा? बोध गया अभिलेख कहता है कि इससे पहले उत्तराखंड में खसों का राज रहा होगा। जैसे ही अशोक चंद्र ने उत्तराखंड को एक यूनिटी के रूप में पूरे एक अधिकार कर लिया, तो इसने खसों को कह सकते हो आपकी मतलब एक प्रकार से खसों को मतलब नीचा दिखाने के लिए या कुछ भी करने के लिए इसने क्या किया? खसों का राजाधिराज अपने आप को घोषित किया। तो ये हमें इंडिकेटर मिलता है। खसों का राजाधिराज कहने का मतलब क्या है? खसों का राजा। ठीक है, खसों का सबसे सर्वोच्च राजा। ये बोध गया का अभिलेख शहरपाल का ऐसा कहता है। तो हर क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहें। देखिए आयोग जो यूके SSC क्वेश्चन बनाएगा वो यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो खस थे इनका सामाजिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, देखिए सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत खस जो थे इनमें 4 प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित थी। ये व्यवस्थाएं आपसे आयोग पूछ सकता है। पहली व्यवस्था घर जवाई, दूसरा जेठो, तीसरा झटेला, चौथा टेकुआ। देखिए मैं आपको बता रहा हूं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ खसों का सोशल स्ट्रक्चर यानी कि सामाजिक जो
सोशल सिस्टम भी कह सकते हो, इसे स्ट्रक्चर भी, संरचना भी कह सकते हो, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये लोग, इनके सामाजिक व्यवस्था में 4 महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं थी, इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। उन व्यवस्थाओं का मैं आपको नाम बता रहा हूं, ये आयोग आपसे पूछ सकता है। पहली व्यवस्था घर जवाई, ये तो आपको पता है। जेठो व्यवस्था, झटेला व्यवस्था और टेकुआ व्यवस्था, ये व्यवस्था इनके सामाजिक जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये खसों के सामाजिक जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती थी। तो सबसे पहले हम जाते हैं घर जवाई में। देखिए, घर जवाई का सिंपल सा अर्थ है, आज भी आप जो लगा रहे हो कि कोई अगर पुरुष शादी कर ले, ठीक है, और वो जिससे शादी की है महिला से, अगर महिला के घर में रह रहे हैं तो उसे उस टाइम से ही घर जवाई कहते थे, ठीक है। ये तो हर किसी को पता है। यहाँ पे देखो, जेठो व्यवस्था थोड़ा समझने वाली है। जेठो व्यवस्था के अंतर्गत खसों में क्या होता था? खसों में सोशल स्ट्रक्चर में जेठो व्यवस्था के अंतर्गत जो परिवार का सबसे, मतलब जेठू, हम जेठू कहते हैं ना, ज्येष्ठ कहते हैं जिसे, मतलब ज्येष्ठ कह लो, जो परिवार का सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता था, परिवार का सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता था, और अन्य पुत्र भी होते थे। जेठो व्यवस्था के अंतर्गत जो परिवार का सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता था, संपत्ति का आधा हिस्सा उसके, संपत्ति का जो आधा हिस्सा था उसके अधिकार में चला जाता था। सपोज करिए किसी परिवार में खसों के 4 लड़के थे, और ठीक है, एक के हिस्से में 50% चले जाएगा, 100% आप मान के चले, एक जो सबसे बड़ा होगा उसके हिस्से में 50% जाएगा, अन्य तीनों में 50% बटेगा। ये स्थिति थी, मतलब ऐसी व्यवस्था कर रखी थी इन लोगों ने, ठीक है। जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था उसके हिस्से में 50% जाता था, और बचा अन्य 50% जो था, जितने भी लड़के होते थे, जो भी होते थे, उनमें बढ़ता था। इस व्यवस्था को ये जेठो व्यवस्था कहते थे खस, ठीक है। अगली व्यवस्था है जठेला, झटेला, झटेला, अगली व्यवस्था इनकी झटेला, ठीक है। शुभम शर्मा अपने आप को म्यूट कर ले, शुभम, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है, 1 मिनट अपने आप को म्यूट कर ले। आप जब मुझे देख रहे होंगे तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि रेड बटन आ रहा होगा, उसके बगल में वीडियो वाला आ रहा होगा, और उसके इधर माइक वाला आ रहा होगा, तो माइक वाला बटन दबा ले, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अगली व्यवस्था जो खसों की थी वो जठेला, जठेला व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, यह व्यवस्था आपसे पूछ सकता है। इसके अंतर्गत कोई महिला, इसके अंतर्गत कोई महिला अगर दूसरा विवाह कर ले, इस जठेला व्यवस्था के अंतर्गत कोई महिला अगर दूसरा विवाह कर ले, तो उसके पहले पति से उत्पन्न जो पुत्र होता था उसे जठेला बोला जाता था, ठीक है। उसके पहले पति से उत्पन्न जो पुत्र होता था उसे जठेला बोला जाता था, ठीक है। टेकुआ व्यवस्था क्या थी? इसके अंतर्गत कोई भी विधवा जो थी वो वैध या अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रखती थी, तो वो मान्य था, समाज उसे क्या कर लेता था, एक्सेप्ट कर लेता था। किसमें? खसों के समाज में। मैं आपको खसों का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था वो बता रहा हूं, और ये 4 व्यवस्था आपसे पूछ सकता है आयोग। क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? निम्नलिखित में से जठेला व्यवस्था किस आदिम जनजाति के सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा था? ऐसा क्वेश्चन आयोग आपसे बनाएगा। ऑप्शन ए खस, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन डी आपके पास होगा किरात। देखिए, हल्के में ना ले, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग हल्के में लेके अगर आयोग का पेपर निकाल लेंगे तो मे बी आप, ठीक है, आराम से पढ़िए और आप निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं निकल जाएंगे, पर मेरा मानना है कि हम लोग जो करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, जहां से आयोग आपको फंसा सकता है वहां पे मुझे सबसे ज्यादा डीप जाना है और आपको समझाना है, ठीक है। वो मेरा काम है। बाकी आपका काम है फॉलो करना और रेगुलर पढ़ना, और जो मैं टास्क दे रहा हूं उस पर रेगुलर मेहनत करना, ये आपका काम है, ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, टेकुआ व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी विधवा महिला किसी पुरुष को या वैध या अवैध तरीके से अपने घर में रखती थी, ठीक है, उस व्यवस्था को वैध टेकुआ व्यवस्था कहा जाता था। तो ये व्यवस्था खसों के सामाजिक जीवन में क्या थी, मतलब इंक्लूड थी, ठीक है। इस व्यवस्था को टेकुआ व्यवस्था कहा जाता था। तो 2 व्यवस्था देखिए, घर जवाई, जेठू, झटेला और टेकुआ, ये 4 व्यवस्था खसों के सामाजिक जीवन में मतलब कह सकते हो कि इनके सामाजिक जीवन में चलती थी। तो ये आपसे आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जटेला व्यवस्था किस आदिम जनजाति द्वारा मतलब चलाई जा गई या उनके सामाजिक जीवन का एक अंग थी।
ऐसा आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, ओके जस्ट 1 मिनट, ओके जस्ट 1 मिनट। शुभम आपके में बिल्कुल नहीं दिखेगा क्योंकि एक्चुअल में आपकी स्क्रीन में तो मैं ही दिखूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है खसों का स्ट्रक्चर? एनीवन, किसी को कोई डाउट है जो अभी तक मैंने करवाया? एक बार रिपीट करना है। ओके, कौन सा ये जो चार व्यवस्था थी? अच्छा, जटिला के बारे में, ओके ओके, जटिले के बारे में रिपीट करना है। तो